Hello everyone, I'll be discussing today the status of Indian economy pre-independence era. The primary objective, we can say the primary objective क्या है हमारी स्टडी का कि हम लोग जो हमारी इकोनॉमी का स्टेटस था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो स्टडी करें और इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस ड्यूरेशन में व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ आवर इकोनॉमी वो हमें इस छोटी सी वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू और आई विल बी फेमिलराइजिंग these things like the status of agriculture and industrial growth राइट तो दो चीज़ों के बारे में इस प्रेजेंटेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि इन दो चीज़ों का हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हाल था तो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट क्यों है इतना इम्पोर्टेंट स्टडी करना कि उस दौरान हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था भाई बहुत इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज वी वी शुड अंडरस्टैंड वो exploitative nature of the relationship that is essential for any assessment of the kind and the level of development which India has achieved over the last six and a half years after the after our country won its independence on 15th August 1947. So तब से लेके 1947 से लेके अभी तक हमारी कंट्री ने जितना भी डेवलपमेंट किया है और ब्रिटिश रूल के टाइम ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल किया तो उस टाइम क्या डेवलपमेंट हुई और पिछले 6 या 6.5 डिकेड में हमारी कंट्री ने क्या डेवलपमेंट की है तो ये भी हम कंपैरिजन करेंगे बट आज हम सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टडी करेंगे प्राइमरली उस दौरान क्या स्टेटस था ठीक है अब कहा जाता है दैट sole purpose of British colonial rule in India was to reduce country to being a raw material supplier for Great Britain's rapidly expanding modern industrial base. अब उस दौरान 1800s में 18 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री पे रूल कर रही थी तब यूरोपियन नेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था व्हाट दे रिक्वायर्ड वाज रॉ मटेरियल बिकॉज बहुत छोटी सी कंट्रीज हैं वो इतना रॉ मटेरियल होता नहीं है और छोटी सी कंट्रीज हैं वो एक मार्केट भी नहीं है सो इंडिया में उन्हें वो दोनों चीज़ें मिल रही थी क्या मिल रहा था रॉ मटेरियल भी मिल रहा था और मार्केट भी मिल रही थी दैट्स वाई एक कंट्री उन्हें बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगी अपनी नेशन की ग्रोथ के लिए फाइन ये तो थी छोटी सी इंट्रोडक्शन सो नेक्स्ट इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल बिफोर ब्रिटिश ruled this country India enjoyed an independent economy right particularly as we all know that India had an before had an independent economy before the advent of British rule although agriculture was our main we can say source of livelihood for most of the people yet country's economy was characterized by various manufacturing activities too जस्ट ये नहीं था कि हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हैं बट हम लोग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे लाइक कॉटन टेक्सटाइल्स मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स हम लोगों की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बिफोर द Britishers started ruling our country was very much superior right and it's not like that I'm just saying it but these products enjoyed a worldwide market based on reputation of the fine quality of material used and high standard of craftsmanship seen in all those imports from India. So बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की क्राफ्टमैनशिप इन्वॉल्व थी और हाई स्टैंडर्ड के
रॉ मटेरियल इन्वॉल्व थे, जो भी इम्पोर्ट्स होती थी चीज़ें फ्रॉम इंडिया, मोस्टली इम्पोर्ट हमारे कॉटन या सिल्क टेक्सटाइल्स होते थे, मेटल्स होते थे, प्रेशियस स्टोन्स होते थे, बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री, राइट? अब आफ्टर दे केम, उनका मेन पर्पस क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट. Economic policies persuaded by British government. Such policies brought fundamental changes in the structure of Indian economy. अब कैसे fundamental changes उन्होंने लाए? That is, turning our nation as a mere supplier of raw material and consumers of finished goods. तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने हमारी कंट्री का पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, जहां हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे बुनकर खुद एक सुपीरियर टॉप की क्वालिटी की प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, वहीं वो सब चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 centuries, मोर देन 2 centuries, वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो गई, राइट? क्यों? क्योंकि दे हैव टू protect and promote their own home country's interest rather than the development of Indian economy. So, destruction of handicraft industries took place during British government era. Like हमारी दकाई मुस्लिन, it gained worldwide fame as an top quality cotton textile. ये फाइनेस्ट वैरायटी थी कॉटन की, जिसको हम मलमल खास कहा करते थे. धीरे धीरे ये सब इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया से, दे वर डिस्ट्रॉयड, और ये जो आर्ट था धीरे धीरे खत्म हो गया, राइट? तो ऑब्वियसली एक तो इंडस्ट्रियल बेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, फाइन. अब एक कंट्री की इनकम कैसे जनरेट होगी जब भी कुछ प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे, कंज्यूम होंगे वहीं पे, तो तभी वो कंट्री की इनकम प्रोड्यूस होगी. बट ब्रिटिशर्स को, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आवर country's growth, in India's growth. Therefore, no attempts were made to measure the country's national income. Obviously, colonial government never made any sincere attempts, right? They never made any sincere attempts to measure actual growth of country's income. Fine. So, अब हम आते हैं अपने मेन सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर. हमारी कंट्री, ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग से ये कहा है दैट इंडियन इकोनॉमी इज मोस्टली एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. तो under British rule also, for more than 2 centuries, our country's economy remained agriculture based. ठीक है? अराउंड 85% हमारे में से 85, मतलब 100 में से 85 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, राइट? और वो भी रह रहे हैं मोस्टली विलेजेस में, एंड और वहीं से वो अपनी लाइवलीहुड डिराइव कर रहे हैं, राइट? तो दिस सेक्टर under British rule, this too experienced deterioration and stagnation. कैसे? Because no policies or efforts were made to introduce better agriculture, और we can say ऐसे orthodoxical systems या फिर रिफॉर्म्स लाए गए, रिफॉर्म्स भी नहीं कहूँगी, रिफॉर्म्स गलत वर्ड होगा, सिस्टम्स लाए गए जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स, लाइक जमींदारी सिस्टम. They were implemented to induce more burden on Indian population, on Indian farmers, right? To a very great extent, the term revenue settlement were also responsible for zamindars adopting such an attitude, because उन्हें एक fixed जो income है, they have to provide to the colonial government. So उस वजह से एक जमींदारी सिस्टम जो adopt किया गया, that led to degradation of the agriculture. Beside this, low level of technology, lack of irrigation facilities, negligible use of fertilizer, and many such things, they all added up
to aggravate the plight of farmers and contributed to the we can say degradation or dismal level of agriculture productivity in our country. ठीक है. Apart from this, one more thing is there was, of course, some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain areas due to commercialization of agriculture. Cash crops produce की गई like jute, cotton. Instead कि हमारा farmer food crops produce करे, instead of food crops, focus was on cash crops. Cash crops ज़्यादा produce की गई. बट जब ड्रॉट्स या फिर हेवी फ्लड्स आते थे उस टाइम ये आपकी कैश क्रॉप्स आपको हेल्प नहीं करती है. उस टाइम आपकी फूड क्रॉप्स आपको हेल्प करती हैं. एंड जस्ट बिकॉज कि हमारा फार्मर वॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वॉज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ दीज कैश क्रॉप्स, ये कम होने लगा. ठीक है. और उससे क्या हुआ, this hardly helped farmers in improving their economic status, right? Because वो food crops produce कर रहे थे, वो cash crops produce कर रहे थे instead of producing food crops. So next sector जो we'll be discussing is the industrial sector. जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो उनका ब्रिटिशर्स का मोस्टली उनका कंसर्न था अपनी होम कंट्री को डेवलप करने का. सो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल. रीजंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू ही रीजंस थे. देयर वर टू रीजंस. पहला रीजन, इंडिया को रिड्यूस करना, इंडिया के स्टेटस को रिड्यूस करना मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. और सेकेंडली इंडिया उन्हें एक स्प्रॉलिंग मार्केट दिख रहा था अपने प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है. जहाँ वो अपने फिनिश गुड्स को डंप कर सकते और अपनी होम कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसको मैक्सिमम एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको एक्सपैंड करा सकते हैं. So another drawback of the new industrial sector was very limited area of operation of public sector. अब जो भी ब्रिटिश रूल में इंडिया में हुआ, डेवलपमेंट कहें उन्हें उसे या जो भी कहें, वो सब हुआ ड्यू टू द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. They developed railway system just to transport the raw material from one end to another. They developed power generation system. They developed communications just for their own convenience. Ports for increasing the business and some other departmental undertakings too. Second half of the 19th century, modern industry, जब India was about to won its independence, उस दौरान मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगी. कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी दे वर dominated mostly by Indians, or they were developed in the western part of our country like Maharashtra, Gujarat. While jute mills जो भी foreigners से dominated थे, they were concentrated in Bengal. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी थी वो थी कि अभी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं किया गया. कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो कैपिटल क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, उसकी प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल मशीनरी, आपकी मशीनरी की इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसी फोकस नहीं किया गया जो मशीन्स को क्रिएट करे. सो अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिया काफ़ी काफ़ी दूर था. So I'll continue with the status of Indian economy in my next video also. So till then I'll take your leave.